Love लव you. यू, Thank कि you. ब्लेस यू दी। Bless you, Dee. प्रणाम दी। No. प्रणाम भैया। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। Love you. Thank you. Bless you. सभी डिवाइन एंजल्स को हम तीनों की तरफ से। एंड ओवर टू यू दिव्यांशु दी। थैंक यू सो मच। सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है हमारे इस प्यारे से सीरीज में, जिसमें हम हो ओपोनोपोनो की ABCD से आगे बढ़ रहे हैं। और भैया आपको बहुत सारा नमन, क्योंकि सभी लोगों के जो इतने प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि लोग अब अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस की उनकी चल रही है ना पूरी पूछने का जो तरीका है, उससे पता चलता है कि वो अप्लाई भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को क्लियर किया। और अब की बार जो सवालों का सिलसिला देखा मैंने भैया, तो उसमें ये समझ में आया कि मेजरली अभी जो सब लोग जानना चाहते हैं, शायद वो हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं। एंड यस, चारों तरफ देखें तो वाकई हेल्थ इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। सब लोग एक कह सकते हैं कि एक उसमें ना पूरी तरह से ट्रैप्ड है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या सॉल्यूशन उनको मिल सकता है। तो भैया अगर आप इजाजत दें तो मैं पहला आज का क्वेश्चन पूछूं आपसे। प्लीज दी, प्लीज पूछे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो भैया आप पहला क्वेश्चन है, हवाइन विजडम के अकॉर्डिंग हेल्थ चैलेंजेस होते ही क्यों हैं? और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल कि हम लोग ज्यादातर जो काम करते हैं वो इफेक्ट पे करते हैं, कॉज भी तो पता होना चाहिए कि अगर ये हेल्थ इश्यूज हैं तो क्यों हैं। तो भैया थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, जिससे हमें पता चले कि हम सबको छोटे या बड़े हेल्थ इश्यूज होते ही क्यों हैं। दीदी, जो एंशंट हवाइन विजडम है वो कहते हैं कि किसी को भी हेल्थ चैलेंज जब होता था फैमिली में, तो उसमें हर एक फैमिली मेंबर का पार्टिसिपेशन वो मानते थे कि सब में कुछ ना कुछ चला है जिसके कारण ये हेल्थ चैलेंज आया है। तो जो एंशंट ट्रेडिशनल होपोनोपोनो होता था, जहां पर पूरे फैमिली को बैठा के करते थे, फिर वो क्लीनिंग होती थी मेमोरी के ऊपर क्या रिप्ले हो रहा है, और वो फिर जो कराते थे उसको पूरा समापन तक करके, और फिर वो लोग अपने अपने खाना ना खा के घर चले जाते थे। धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाती थी। हर्ब से जी भी जी करते थे वो लोग, हर्ब्स हर्ब्स भी यूज करते थे। अभी क्या है, अभी तो फैमिली रही नहीं, सब लोग एक अलग अलग पार्ट में रहने लग गए हैं। पूरा एक साथ जॉइंट फैमिली तो रहती नहीं। तो इसीलिए न्यूक्लियर मुन्ना जी फैमिली। ने इसको और सिंप्लीफाई किया ताकि आप एक इंसान अपने से कर सके। क्योंकि जो हेल्थ चैलेंजेस है, अगर आप इसको एज पर होपोनोपोनो देखें, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग। ठीक है, कोई ऐसी टॉक्सिक मेमोरी जरूरी नहीं है कि हमारे इसी लाइफ की हो, पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, जो हम लोग कहते हैं एंसेस्ट्रल मेमोरी। वो कहीं जी ना कहीं रिप्ले करे, जैसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं ना, एपिजेनेटिक्स, कि आपके जीन्स में कोई एक डिजीज रही जो आपके फोर फादर्स में रही, और पास ऑन होती है डेफिनेटली पास ऑन होती है। लेकिन अगर हम उसको बार बार किसी को ये चेताए या उसको बार बार बताए कि देखो तुम्हारे परिवार में ये है, ये रहा है, और आप अपना जी। ध्यान रखना, तो कहीं ना कहीं वो फिर आती है। तो ये सारी चीजें मेमोरी रिप्लेइंग के ही कारण होती है। हेल्थ चैलेंजेस भी मेमोरी रिप्लेइंग के कारण। जितनी भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं इन एनी फील्ड, ये सारे मेमोरी रिप्लेइंग के कारण ही होते हैं, और हमको उसी पे काम करना होता है तभी सारी चीजें। डेफिनेटली अगर कोई सिम्टम दिख रहा है तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, गेट मेडिकेटेड, दवा कीजिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि अक्यूट को तो आप नहीं कर सकते। मगर उसके बाद फिर वापस, जिसे कहते हैं ना कि वापस घर आइए, कम बैक टू योर सेल्फ, और अब सोचो कि क्या चल रहा है मेरे अंदर जिसके कारण ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। उस पर जब आप जी काम करोगे तो वो कंप्लीट रिमिशन, कहते हैं पूरा टोटली हील करता है आदमी। आप कुछ बहुत है? सुंदर भैया, बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर जो लोग इस विचारधारा में रहते हैं कि मेरे दादाजी को डायबिटीज थी, पिताजी को भी थी, तो मुझे तो पक्के से होगी, मैंने देखा है अक्सर उन लोगों को डायबिटीज फिर हो ही जाती है। थैंक यू सो मच भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जी ये जी। भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट इज डिसईज? व्हाट इज डिसईज एंड व्हाट इज डिजीज? प्लीज भैया दोनों का अंतर बताइए। डिस ईज जो है, जब हम उसको फील करने लगते हैं। और अगर और डेप्थ जी। में देखेंगे तो डिस ईज तब है जब हम आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, जब हम ओह। सोर्स से कट कट ऑफ हो चुके होते हैं। और डिजीज जो होती है, जो हमको सामने
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में दिखती है और हमारी बॉडी शो कर रही होती है उन चीजों को, एक पैथोलॉजी जो सामने दिख रही है, मतलब एक डिजीज सेट इन हो चुकी है। लेकिन उसका डिस पहले से शुरू हो चुका होता है हमारे शरीर में, पहले डिस आएगा उसके बाद डिजीज शो करेगी। तो जब डिस शुरू होता है, अगर उस टाइम में हम अपने आप को समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है ऐसा कि हम सोर्स से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और वापस हमको इंटरनल अलाइनमेंट में आना है, तो वहीं पर हम टोटल हीलिंग का काम करना शुरू करते हैं अपने ऊपर। यहाँ पे ऑडियंस को ना हम जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि हम सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इस चीज को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि सर के कहने का मतलब क्या है। जैसा कि अभी हम लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली जो जहाँ रहते हैं हम सिर्फ आउटर वर्ल्ड की बात करते हैं। हम लोगों के पास दो वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है और एक आउटर वर्ल्ड है। अगर रियलिटी बताऊं तो जो आउटर वर्ल्ड है ना, इनर वर्ल्ड का हमारा रिफ्लेक्शन है बस। तो जो सर ने अभी बात की कि अगर हम अलाइनमेंट से हटते हैं या हम डिस्कनेक्ट कर जाते हैं मेन सोर्स से, तो वो मेन सोर्स कौन है? हमारे डिवाइन इंटेलिजेंस है। ये मेन सोर्स है, इन्हीं से हमें अगर हम कनेक्टेड रहते हैं तो हमें किसी एरियाज में इश्यूज नहीं होते। और जो सर ने कहा कि हम जब डिस्कनेक्ट होते हैं, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही मेमोरी रिप्लेइंग हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है, हम अपने सुपर कॉन्शियस से डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। तो जब भी आपको अनईजी फील होता है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, वरी है, हेडेक है, कहीं इधर उधर पेन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टायर्डनेस फील कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ सिम्टम्स अगर है तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन उसके बाद जब वो जो भी आपको मेडिसिन देते हैं, एडवाइस करते हैं, उसको फॉलो करें। लेकिन घर आने के बाद अपने अंदर वाले डॉक्टर के पास भी जाइए, जो आपके पास खुद का इनर फिजिशियन अंदर बैठा हुआ है, उनके पास जाइए और पूछिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन मी, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैं ऊपर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर गई। और जब सर ने कहा ना कि जब हम डिस ईज में ही चीजों को मैनेज कर लेंगे, उसको डील कर लेंगे इन अ प्रॉपर वे, हम कभी डिजीज में लैंड नहीं करेंगे। ये एज अ डॉक्टर हम आपको अश्योर कर सकते हैं। अगर लैंड भी कर जाते हैं तो फिर वापस हम उसको करेक्ट भी कर लेंगे, रिवर्स कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये तभी आप समझेंगे जब आप अपने साथ थोड़ी देर बैठेंगे। एक बहुत सुंदर एड आता है, कुछ समय गुजारिए तो इस मतलब स्टेट में, कुछ समय गुजारिए इस स्टेट में। मैं कहती हूँ कुछ समय गुजारिए खुद के साथ में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सब जगह समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर सच बताएं तो हम खुद से भाग रहे हैं, इसलिए हम औरों के साथ समय बिता रहे हैं। तो खुद के साथ हमें कुछ ना कुछ समय बिताना स्टार्ट करना होगा। और जैसा कि कहा सर ने कि एक लेवल तक हमारा सबकॉन्शियस सारे नेगेटिव इमोशंस को, जो उतनी मेमोरीज से अटैच्ड है, उसको अपने लेवल पर मैनेज करने की पूरी कोशिश करता है। कितनी बार हम ओवरवेल्म होते हैं इमोशंस को लेके, अचानक से बहुत रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आउटर वर्ल्ड में ऐसी कोई रीजन नहीं है इन तीनों इमोशंस के, तो हमें ये समझना होगा इसका मतलब सबकॉन्शियस अब इन तीन इमोशंस को रखना नहीं चाह रहा है, तो वो सरफेस करता है कि इट्स अ गुड टाइम और हाई टाइम टू रिलीज इट। अगर आज अच्छा टाइम है श्वेता, इस इमोशन को रिलीज कर लो। और अगर हम उस इमोशन में थोड़ी देर रहते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो हम उस इमोशन को रिलीज कर देते हैं वहां से। वो सरफेस ही हुआ होता है रिलीज होने के लिए। लेकिन अगर हम उस समय स्केप कर जाते हैं, ये कह करके नहीं मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे जल्दी से कुछ मोबाइल में देखना है, मुझे टीवी देखना है, या मुझे किसी को कॉल करके अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, तो सब कॉन्शियस उसको वापस से ले जाके, क्योंकि उसको मैसेज हमने दिया है कि सप्रेस इट, बट अब उसको ये पता है कि अब यहाँ से जब श्वेता ने क्लीन नहीं किया जो डिस ईज तक था, अब उसको पता ये है कि अब मैं इससे ज्यादा इसको अपने अंदर रख नहीं सकता, फिर वो बॉडी में बड़ी बड़ी डिजीजेस के रूप में मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान जरूर जाएगा इसके पास। तो जो सर ने कहा ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सर से सीखा कि डिस ईज पे ही अगर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर टू। तो डिवाइन ऑडियंस, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम उस इमोशन को पूरा प्रोसेस होने दें, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू। ब्यूटिफुली श्वेता ने इसको जो एक्सटेंडेड आंसर दिया, बहुत सुंदर दिया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी हेल्थ से ही रिलेटेड है। जी। अगर हमें
खुद को कोई हेल्थ चैलेंज हो तो हो ओपोनोपोनो प्रेयर से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? Right. फिर यहाँ पर वही बात आती है कि जब आप मेमोरी रिप्लेइंग के ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि ऐसा कौन सी मेमोरी मेरे अंदर रिप्ले कर रही है जिसके कारण मुझे अपने शरीर में चैलेंजेस दिख रहे हैं, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूटेशन के लिए, आप अपने को रिक्लेम करने के लिए, वापस घर आने के लिए, इनर फैमिली को अलाइन करने के लिए, वापस कनेक्टिंग टू द सोर्स, डिवाइन इंटेलिजेंस, ये सब कमिंग बैक होम है। कुछ भी अगर आपको बाहर में दिख रहा है ऐसा जहां आपको डिस-ईज है या डिजीज दिख रही है, तो ये तो सबसे पहले समझिए कि नाउ यू हैव टू कम बैक, आप बहुत आगे निकल गए हो ना, अब आप वापस आइए अपने साथ। सिम्टोमेटिक जो चीजें की, देखिए जो भी चीजें बाहर दिखती हैं दोज आर ऑल सिम्टम्स कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो चूंकि हम अंदर नहीं जाते हैं तो हम बाहर ही बाहर देख रहे हैं। जब एक बार ये समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर का अलाइनमेंट जो है वो बैलेंस से बाहर आया है, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे को अपने ऊपर काम करना। तब जैसे ही हुआ, ठीक है, मैंने कंसल्ट किया, अभी जो भी मेरे चैलेंजेस है उसके लिए मैंने मेडिकेशंस लिए, इन्वेस्टिगेशंस कराए, मेडिकेशन लिए, लेकिन उसी दिन से मैं बैठना शुरू किया फिर अपने साथ कि अंदर क्या चल रहा है, उस पर काम करना शुरू किया, अपने इनर चाइल्ड से बात करना शुरू किया। यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड, आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करना है, यू हैव टू टॉक टू द चाइल्ड। हमको बाहर बहुत ज्यादा बात नहीं करना, हमें अंदर बात करना है, लेकिन हम बाहर बात करते हैं। कोई भी चीज होता है, कोई हेल्थ इश्यू होगा, हम बाहर बात करेंगे, फिर वहां क्या आता है जो डॉन मिगेल कहते हैं, गॉसिप शुरू हो जाती है, फिर वो तिल का ताड़ा बन जाता है। और वो बंद कर दे, वो ना करे, वापस अंदर आ जाए, जिनसे बात करना उनसे बात करें, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सब चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे उसी समय। तो सर का जो कहने का मतलब है कि अगर आपको खुद को, जिसको भी हेल्थ चैलेंज है, जिनके भी क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना आउटर वर्ल्ड में जो भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं उससे उन्हें कंसल्ट करते रहे, और जब भी घर में आते हैं ना, तो अभी आधे घंटे से शुरू करिए, खुद के साथ बैठना शुरू करिए। आपके अंदर चल क्या रहा है पहले ये समझने की कोशिश करिए कि क्या थॉट्स हैं आपके अभी, राइट। उसके बाद क्या इमोशंस है उसके पीछे, उन इमोशंस को प्रोसेस होने दीजिए, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने साथ ब्रेथ वर्क भी करना है, क्योंकि जब भी आप ब्रेथ वर्क करते हैं ना, तो आप अपनी बॉडी को हीलिंग देते हैं। क्योंकि आप अगर देखिए तो हम लोग इसको वायु नहीं बोलते, प्राण वायु बोला जाता है। प्राणवायु जो हम जी। श्वास अंदर ले रहे हैं उसमें प्राण है, बट आज हमने सिर्फ सबकॉन्शियस के भरोसे छोड़ रखा है कि अरे वो सांस दिला ही रहा है ना, और यही रीजन है कि एन नंबर ऑफ डिजीजेस को हम इनवाइट कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपरली ब्रीथ करना भी सही कर देंगे ना, तो हमें डिजीज नहीं होंगी, और अगर हो गई है तो हम जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने ब्रेथ वर्क से, राइट। सर दूसरी चीज और ऐड करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो नंगे पैर चलिए। जितना ग्राउंडेड रहेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे आप, उतनी हीलिंग बिना आपके एफर्ट के, और मतलब कहते हैं ना ऑटोमेटिकली मदर अर्थ आपके लिए करते रहेंगे। ये सारी चीजों को हमें ऐड करना है। ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हमारा जो भी अंदर चल रहा है, जिसके कारण ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये सारी हमारे इमोशनल बॉडी के कारण है। और जब भी वाटर एलिमेंट बढ़ता है, हमारा इमोशनल बॉडी जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाता है हर चीज से। और ग्राउंडिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि सारे एलिमेंट्स को वो बैलेंस करता है। तो हर जगह बैलेंस चाहिए। हम जब भी कुछ हम देख रहे हैं अपने साथ चैलेंज, दैट मींस वी आर आउट ऑफ बैलेंस। आउट ऑफ बैलेंस, ट्रू। चाहे वो आपका इनर फैमिली हो या आपके एलिमेंट्स हो, सबको बैलेंस चाहिए। तो बस आप समझ जाओ कि आप इम्बैलेंस हो चुके हो, वापस आपको आना है बैलेंस। उसके बाद नेचर के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हो तो वहां भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हीलिंग में आपको मदद करते हैं, बिल्कुल राइट। और जो प्रेयर की बात सर ने कही कि जब भी आप अपने साथ बैठते हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ रात में करिए सोते वक्त, उसका फायदा ये होता है कि आप सो भी जाते हैं तो सबकॉन्शियस पूरी रात आपके लिए हीलिंग का काम करता है। तो वही बोलना है अपने आप से कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई डिजीज, जो मैं अभी देख रही हूँ अपने अंदर, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और चूंकि मैंने ही इमोशंस को, मेमोरीज को, पेन्स को, हर्ट्स को स्टोर किया है आपके अंदर। यहाँ एक चीज क्लियर करूँ, सबकॉन्शियस माइंड को ही इनर चाइल्ड बोला जाता है, दोनों ही सेम चीज है, राइट। तो मैंने आपके अंदर ये सारी चीजों को स्टोर किया है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। पर जब भी कहती हूँ ना, जब ये बोलिए ना, तो एक हाथ दिल पे रख के बोलिए और उस फीलिंग के साथ बोलिए कि रियली यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट,
क्योंकि अगर हम वहाँ फीलिंग नहीं देंगे तो हमारे ना सबकॉन्शियस को कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसको सिर्फ हमारे इमोशन समझ में आती है। तो जब हम रियली फील करके बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, वो उस तक पहुंच जाता है। और आप प्लीज इन सारी मेमोरीज की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया बोलती हूँ और आई लव यू सो मच। तो जब भी आप यहाँ इमोशंस ऐड करेंगे ना, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि आपकी हीलिंग एक्सेलरेट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप ये प्रेयर, ये 4 फ्रेजेस आप अच्छे से चैंट करते हैं तो आपकी हीलिंग जो है एक्सेलरेट हो जाती है। राइट, थैंक यू। मैं एक चीज खाली ऐड करूंगा, बेसिकली ब्यूटीफुल। ये पिटीशन है, जिसे हम प्रेयर कहते हैं। ये पिटीशन है कि हम अपने सबकॉन्शियस के सामने अपना पिटीशन जी रखते जी हैं। जी। सबकॉन्शियस हमारे हायर सेल्फ के सामने रखते हैं, फिर वो डिवाइन के सामने। ठीक है जी जी। ओवर टू दी। बहुत ही अद्भुत नहीं है ये कि दो इतने लीडिंग डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि कैसे हम खुद अपना इलाज कर सकते हैं। बस थोड़ा समय अपने साथ बिताना होगा। सारे इलाज तो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसी हेल्थ उसमें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हेल्थ इशू हमारे अपने किसी नियर एंड डियर वन को है तो उनके लिए हो ओपोनोपोनो प्रेयर हम कैसे कर सकते हैं? ये भी भाई, देखिए डॉक्टर ह्यूलन की बात हम करेंगे यहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज मेरी संज्ञा में आती है, जैसे आपने कहा कि हमारे कोई नियर एंड डियर वंस का है, मुझे मालूम पड़ा कि कोई मेरे नियर एंड डियर वन जो है वो बीमार है, किसी वो बीमारी से जी ग्रस्त है, तो फिर हमको अंदर जाना है और अपने इस पे ये काम करना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी मेमोरी रिप्ले हो रही है जिसके कारण मुझे ये सुनने को मिल रहा है। जी जब हम उस पे काम करेंगे, उसकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए अपना पूरा हम प्रोसेस करेंगे, तो वो वहां भी करेक्ट, अंदर भी करेक्ट होगा, वहां भी करेक्ट होगा। ये ब्यूटीफुल। कुछ भी बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। जो मेरे अंदर चल रहा है वही वैसे ही सुनने को मिलेगा मुझको, जो मेरे अंदर चल रहा है वैसे ही देखूंगा मैं, जो मेरे अंदर चल रहा है वैसे ही स्मेल आएगी मुझे, जो मेरे अंदर चल रहा है वैसा ही टेस्ट आएगा मुझे। तो सब कुछ अंदर ही चल रहा है। तो अगर कुछ हमने सुना भी, अगर कुछ भी नेगेटिव बात कहीं की भी सुनी है, तो बस मुझे अपने अंदर जाना है और सोचना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी मेमोरी रिप्ले हुई जिसके कारण मुझे ये सब चीजें सुनने को मिल रही हैं। उस पर काम करेंगे, वो बाहर भी करेक्शन होगा उन चीजों का। जैसे जिनका ये क्वेश्चन है, उनकी सिस्टर को डिजीज है, तो उनको बस एक ही चीज समझना है इस चीज को लेकर के कि आप चूंकि उनके साथ रहते हो, तो आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी मेमोरी रिप्ले हो रही है जिसकी वजह से मुझे सिस्टर में इतने सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो खुद भी डॉक्टर है। तो आपको मैम ये समझना है कि आपके अंदर कोई मेमोरी रिप्लेइंग है जिसकी शेयरिंग आपकी सिस्टर के साथ आपकी है। तो आप अगर ये 4 फ्रेजेस चैंट करती हैं तो होगा क्या कि आपकी जो मेमोरी शेयरिंग है, जब उसकी एनर्जी जो है ट्रांसम्यूट होगी, तो आपकी सिस्टर पे आपको हीलिंग देखने को डेफिनेटली मिलेगा। राइट, तो नेक्स्ट ओवर टू दीदी। नेक्स्ट है भैया, जी। जो हमने इतनी सारी चीजें आज जानी कि सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं अगर हमारा इनर फैमिली में अलाइनमेंट होता है। जी तो भैया प्लीज इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल। इनर फैमिली को अलाइनमेंट में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे एक इजी चीज आपको बताते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, हम लोग तो सुनते रहते, लोगों से कहते हैं कि उनके फैमिली में बहुत चैलेंजेस है, जैसे कि उनकी किसी से नहीं बनती, उनको जी हर जगह हर इंसान से प्रॉब्लम है, या हर इंसान को फैमिली में उनसे प्रॉब्लम है। तो जितने भी गुरु, जितने भी कुमु से मैंने सीखा ऐसी सब चीजों को, वो ये कहते हैं कि अगर मेरी इनर फैमिली अलाइन नहीं है तो आउटर फैमिली में भी वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इनर फैमिली क्या है? हमारा कॉन्शियस सेल्फ है, हमारा सबकॉन्शियस इनर चाइल्ड है, अवमकुआ हमारे हायर कॉन्शियस है, और डिवाइन इंटेलिजेंस है। जी। जब भी मेमोरी रिप्ले होती है वो होती है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में मेमोरी रिप्ले होने का मतलब हमारा कॉन्शियस सेल्फ जो है वो सबकॉन्शियस के साथ इंगेज हो गया मेमोरी रिप्ले में, लाइव में नहीं, मेमोरी रिप्ले में। उस मेमोरी रिप्ले क्या होती है? जैसे कि एक हम कोई मेमोरी आई, मैंने उसको देखा और फिर वो चली गई, मतलब ऑब्जर्व किया, चली गई। एक होता है उसमें लूप हो जाना।
कोई एक सिचुएशन अंदर चली, कई बार हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कोई चीज, जी। कोई भी ट्रिगर है बाहर में देखा, उससे कोई मेमोरी ट्रिगर हुई है, वो लूप हुआ है। तो जब वो लूप हो जाता है, तब सबकॉन्शियस का पूरा काम क्या है, वो उसको दिखा रहा है पूरा, देखो ये था, ऐसे था, या और हर एक बारीकियों को दिखाता है, कि सबकॉन्शियस होलोग्राफिक है, वो हर एक बारीकियों के साथ दिखाने में इंगेज है। अब वो कट ऑफ हो गया, अब मकवा से, हायर सेल्फ से कट ऑफ हो गया, तो डिवाइन इंटेलिजेंस से भी कट ऑफ हो गया, ये हमारा फैमिली का, इनर फैमिली का अलाइनमेंट हट गया। तो जैसे ही हम इस चीज को समझते हैं और हम फिर अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाय ब्रेथ वर्क, अपने साथ रिलैक्स होकर के बैठना और उससे बात करना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या ऐसा रिप्ले हो रहा है जिसके कारण मुझे ये सारी चीजें सुनने को मिल रही है, मुझे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, या मेरा एनर्जी बहुत लो है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। प्लीज इन सारी मेमोरीज की नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो। देखिए, हम लोग जितना, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग कहते हैं ना कि मेमोरीज को हम डिलीट कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है डिलीट नहीं हो सकती है, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज मेमोरी होती है ना, क्योंकि वो बार बार ट्रिगर से पॉप आउट होती है, तो बहुत स्ट्रांग बनी रहती है और इतना ज्यादा सरफेस पे रहती है कि सबकॉन्शियस भी चाहता है कि आप इसको रिलीज करो, इस एनर्जी को रिलीज करो, तो वो हर वक्त छोटी छोटी चीजों से हॉस्टाइल रहता है, छोटी छोटी चीजों से उसको बाहर ले आता है कि आप तुम रिलीज कर दो। हम तो समझते नहीं, हम सोचते हैं इसको सप्रेस एंड रिप्रेस करना है। जब वही नेगेटिव एनर्जी को, उस मेमोरी की हम ट्रांसम्यूट के लिए ले जाते हैं, उसको बोलते हैं कि नहीं अब मैं इसे ट्रांसम्यूट करना चाहता हूं, तो वो एक न्यूट्रल मेमोरी हो जाती है, विद न्यूट्रल एनर्जी, सॉरी, मेमोरी विद न्यूट्रल एनर्जी। तो वो जब भी पॉप आउट करेगी, आपको कोई फीलिंग नहीं होगा उसका, कोई फीलिंग नहीं होगी उसके बारे में, आप सोचिए अच्छा हाँ एक बार हुआ था ऐसे, हाँ कुछ लोग थे, खत्म बात। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेलम और पूरे शरीर में जो है करेक्ट। टेंशन क्रिएट होना, कभी चेस्ट में पेन हो रहा, कभी चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं वो हट जाती है। तो जब ये एनर्जी ट्रांसम्यूट होती है, तो वो बार बार वो मेमोरी सरफेस भी नहीं करती है। तो ये ट्रांसमिटेशन होता है एनर्जी का, जो उसके साथ अटैच्ड है, उस मेमोरी के साथ। तो उसके लिए हमको अपने इनर चाइल्ड से बात करना कहने का है। मतलब धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है। जी, इंटेंसिटी ऑलमोस्ट वॉइड हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है दीदी। आप देखोगे, जब हम लोग के जी। पास भी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जिनके कारण हम बहुत ओवरवेलम जाते हैं, या कभी कभी बात करते हैं तो बहुत एंगर में चले जाते हैं। हम अपने पर काम करते हैं तो वो मेमोरी आती, तो हम स्माइल करके बढ़ जाते हैं, अच्छा हाँ यार मतलब हटा, खत्म, फर्क नहीं पड़ता इतना। तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसको आपने रिलीज कर दिया है, उसको ट्रांसम्यूटेशन के लिए आपने दे करके उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आपको कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो शरीर में रह करके हमारी मेमोरीज के साथ अटैच होकर के हमारे लिए सिचुएशंस क्रिएट करता है, वैसे रिलेशंस क्रिएट करता है, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। सर किसी ब्यूटीफुल। ऐड बहुत करूंगी अच्छा। दीदी यहाँ पे कि जैसे सर ने कहा मेमोरी रिप्लेइंग जब भी होगी, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा अलाइनमेंट हट जाता है। एक तो सर ने जो बताया ये तरीका, तो हम फोर चैंट, हम लोग चैंट करेंगे ही फोर फ्रेजेस की। लेकिन एक चीज और सर ने सिखाई थी कि कोशिश करिए कि आप नाउ मोमेंट की प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट मोमेंट पे हम जितना टाइम रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, उतनी हम मेमोरी रिप्लेइंग को रोक पाएंगे। रोक पाएंगे जी। राइट। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों को ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, लेकिन हम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे डाल चुके हैं खुद ही। क्योंकि आप बैठे भी हैं शांति से, बट आप पास्ट में है या फ्यूचर में। अगर हम प्रेजेंट में खाना भी खा रहे हैं तो पांच सेंसेस के साथ उसको खाते हैं ना। क्या टेस्ट है, कितना सुंदर दिख रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, कितने अच्छे से बनाया है जिसने भी बनाया है। तो इस तरह से अगर हम हमेशा फाइव सेंसेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट पर रहने की प्रैक्टिस करते हैं, और जो सर कहते हैं ना, नाउ मोमेंट इज द पावर, कि नाउ मोमेंट में ही सारा पावर है। आप उसी में, हम इतने पावरफुल होते हैं कि हम अपना पास्ट भी सही कर सकते हो और फ्यूचर भी सही कर सकते हैं, बट इस मोमेंट में हम रहते बहुत कम है। एक रहते इजी बहुत वे कम। आउट आपको बताता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि पास्ट से लेसन लेना चाहिए, लेकिन हमको हैबिट है, हम विक्टिम प्ले करते हैं। तो जब भी पास की कोई मेमोरी पॉप आउट होती है, तुरंत सोचिए कि इसमें मुझे लेसन क्या मिला था, ये मुझे आगे नहीं करना है, हम्म। और धीरे धीरे आपको विक्टिमहुड से हटा देगा। फिर आप नाउ मोमेंट में मोस्टली रहना शुरू कर देंगे आप उस तरह। क्योंकि इंस्पिरेशन भी नाउ मोमेंट में आती है, सारे पावर आपको इसी मोमेंट में मिलते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करें। और नाउ मोमेंट में रहने के लिए जो सबसे बेसिक पहले सर चीज सिखाते हैं, आप ब्रेथ पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, ब्रेथ वर्क जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप नाउ मोमेंट में आ जाते हैं। राइट, ओवर टू दिव्यांशु दी।
दिव्यांशु दी, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आए हैं जो लोगों ने कमेंट बॉक्स जी में जी पूछे जी। हैं। उन क्वेश्चंस ओके। पर हम लोग, मैंने क्या किया है उसको एक सीक्वेंस की तरह से आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। जिनका भी क्वेश्चन है सभी डिवाइन एंजल्स को उनका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी इनर फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं कि इनर फैमिली में क्या होता है। बाहर की फैमिली में तो हम सब जानते हैं कि ये पापा है, माँ है, बाबा है, दादी है। तो आज इनर फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं। इनर फैमिली में जो कॉन्शियस होती है उनको मदर कहा जाता है। जो सब कॉन्शियस है वो 5 to 7 years का चाइल्ड कहा जाता है। जो हम लोग सुपर कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं वो हमारे फादर माने जाते हैं। उनको गार्डियन स्पिरिट भी कहा जाता है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर स्पिरिट भी कहा जाता है। और लास्ट हमारे डिवाइन इंटेलिजेंस। तो ये हमारी इनर फैमिली होती है, राइट। तो जो एक क्वेश्चन था एक डिवाइन एंजल का कि चूंकि वो बच्चा होता है 5 से 7 साल का, तो आपने सिखाया कि हम अपनी सारी बात उसको कहते हैं कि ये मेमोरीज बहुत पेनफुल है, इनको ट्रांसम्यूट करो। तो चूंकि 5 to 7 years का ही बच्चा होता है तो वो कैसे समझेगा कि उसको क्या करना है। एंजल, ये आपके लिए आंसर है। सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमें लगता है कि हम एज अ कॉन्शियसली एज अ मदर हम बहुत पावरफुल हैं। तो ऐसा नहीं है, राइट। हमारे पास अगर कोई चीज पावर के रूप में है तो हमारा अपना डिवाइन, जिसके हम सोर्स है, मतलब जो हमारा सोर्स है, जिनके से हम सब बने हुए हैं। लेकिन उस डिवाइन सोर्स तक पहुंचने के लिए ना ईश्वर ने हमें बीच में एक बच्चा बिठा रखा है जो हमारा अपना इनर चाइल्ड होता है। और इसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है। क्योंकि हम सब ने अपनी सारी मेमोरीज, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस, हमारी सारी प्रोग्रामिंग उसी सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, हमारी उसी इनर चाइल्ड में स्टोर होती है। इसलिए हम कॉन्शियसली अपनी बात उनसे कहते हैं कि मुझे अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, हर एरियाज में मुझे चैलेंज दिख रहा है। तो प्लीज आप मेरी इस मेमोरी, जिससे ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लिया है, लेकिन जो क्रिएट हो रही है उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में मेरी मदद करें। और आप जब ये 4 चैंट करते हैं, जब ये हम 4 फ्रेजेस बोलते हैं, तब सबकॉन्शियस को भी नहीं पता कि कौन सी मेमोरी रखनी है, कौन सी मेमोरी डिलीट करनी है, या सॉरी ट्रांसम्यूट करनी है। वो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन के लिए आगे देना, आगे देना और है। तब सबकॉन्शियस क्या करते हैं, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेमोरीज को आपके हायर सेल्फ को देते हैं। उस टाइम की रिप्लेइंग सारी मेमोरीज को। हाँ, सारी मेमोरीज को वो आपके हायर कॉन्शियस, हायर सेल्फ को देते हैं कि अब आप इसमें से जो भी श्वेता की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसको, उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में उसकी हेल्प करें। तब हमारे जो हायर सेल्फ होते हैं, जो सुपर कॉन्शियस माइंड, जो हमारे फादर कहे जाते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और पॉजिटिव मेमोरीज को एज इट इज छोड़ देते हैं। और उनको पता है कि किस मेमोरी रिप्लेइंग से श्वेता की लाइफ में चैलेंज है, तो वो बाकी वो नेगेटिव मेमोरीज को सरफेस करके देते हैं ऊपर डिवाइन को, प्योर लाइट से इसको कि आप अपनी ट्रांसम्यूट। प्योर लाइट से इसको ट्रांसम्यूट करें। और इस तरह से ये ट्रांसम्यूटेशन होता है। तो ये कभी मत सोचिए कि वो 5 to 7 years का बच्चा है तो वो आपके लिए कैसे समझेगा, वो हमसे ज्यादा समझदार है। बट एक चीज है कि उसको हर बात सिंपल वे में आपको समझानी है। मैं एक चीज खाली इसमें ऐड करता हूँ कि जो इनर चाइल्ड शब्द है ये हवाइंस ने कॉइन किया था बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। जिस तरह से वो एक्ट करता है सबकॉन्शियस, एक वो प्लस दूसरा, चूंकि अब हम एज अ कॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझ के उसको अब हम अगर नहीं समझाएंगे तो वो अभी भी सारी चीजों को वैसे ही रिप्ले करता रहता है। ठीक है, तो अब हमको गार्जियन बनना है। इसलिए वो इनर चाइल्ड है, क्योंकि वो उसके थोड़े बिहेवियर इराटिक होते हैं, जैसे कि वो कुछ भी चीज से ट्रिगर हुआ तो वो मेमोरी रिप्ले में चला जाएगा। उसके बाद चूंकि आज तक वो इनसिक्योर फील किया है आपके साथ, आपने कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसको सेफ नहीं फील करा है, तो आपकी कितनी ही बात आप कहने की कोशिश करो नहीं मानता है। इसलिए ये जी मॉडल ने कॉइन किया ताकि आप उसको एक छोटे बच्चे 5 से 7 साल के बच्चे की तरफ मना करके ट्रीट करो, उस तरह से प्यार से पुचकार के मनाओ, तब वो आपकी बातों को समझना शुरू करे और फिर वो आपकी हेल्प करेगा उसको। लेकिन उसके पास सारा आर्काइव है, जो पूरी एंशियंट मेमोरीज हमारी लाइफ टाइम की है, इतने सारे इयॉन्स ऑफ लाइफ के सारी आर्काइव वहीं पे। तो ये ना सोचे हम कि उसके पास क्या है उसको नहीं मालूम है, उसको सब मालूम है। क्या बस इतना नहीं जानता कि किसके कारण मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए वो हायर कॉन्शियस का अमक हुआ कि वो हेल्प लेते हैं कि अब इनको जो है इन चीजों से निजात दिलाइए, फुर्सत दिलाइए। राइट। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि वो बच्चा जरूर है बट वो पावरफुल है। वही हमें डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करने में और हमारी उस मेमोरी की एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन में हेल्प कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीज हो रही है ना, वहां जो हमने स्टोर किया है उन्हीं की वजह से हो रही है। एक चीज एक आपने पावरफुल है बोला, उसमें बता दूं कि जो हमारा हायर इंटेलिजेंस है, जो हमारा हायर सेल्फ है, सॉरी, जो हायर सेल्फ है, जो अमकुआ है, वो हमारे सबकॉन्शियस को एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। उसका रीजन भी आगे चल के बताऊंगा। तो अमकुआ भी चाहते हैं यदि हमको उससे हेल्प लेनी है अपनी मेमोरी रिप्लेइंग के, तो मुझे भी उनको वैसे ही ट्रीट करना है। तब जाकर के हमारा हायर सेल्फ भी इन बातों को सुनता है, क्योंकि वही पाथवे है। कहते हैं ना, कुमराम से कहते हैं कि यू हैव टू गो डाउन टू गो अप। पहले आप सबकॉन्शियस में जाओ, तब आप डायरेक्ट अप नहीं जा सकते। आप देखो ना, जो डायग्राम भी उन लोगों ने हम लोगों के साथ जो शेयर किया हुआ, जो हम लोगों ने आपको भी दिखाया पहले भी, आप उसमें देखिए इसमें क्या है। पहले कॉन्शियस बनाया उन्होंने, गो डाउन टू गो अप, राइट। चलिए अब नेक्स्ट जो है, एक हमारे डिवाइन भाई का क्वेश्चन था कि हम अपने इनर चाइल्ड को कहाँ विजुलाइज करेंगे। तो सर प्लीज एक बार दिखाइएगा। सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस कहाँ होता है? यहाँ, यहाँ पे विजुलाइज करना है हमें अपने आपको इनर। आपको ये देखिए ना, जब भी कोई मेमोरी रिप्ले होती है, आप कभी ओवरवेलमिंग होते हैं या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज पॉप आउट करती है, तो आपको सबसे ज्यादा फील कहाँ होता है? यहाँ पे। तो आपको अपने बच्चे को, इनर चाइल्ड को जो है, आपको अपने सोलर प्लेक्सस के एरिया में विजुलाइज करना है। और एक क्वेश्चन ये भी था दीदी कि अगर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे हेल्थ में हेल्थ इश्यूज भी है, फाइनेंसेस भी नहीं मिल रहे हैं, रिलेशनशिप भी बहुत खराब चल रहा है जी। तो क्या हमें किसी एक को फोकस लेके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर प्लीज देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो हर चीज के लिए एक ही चीज काम करता है। जी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को ये बताते जाइए कि जो भी चीजें से ये सारी चैलेंजेस क्रिएट हो रही है, उस सब मेमोरीज की एनर्जी को ट्रांसमुटेशन के लिए मेरी मदद, ट्रांसम्यूट कराने में मेरी मदद करें, और धीरे धीरे करके सारे चैलेंजेस अपने आप क्लियर होने लगते हैं। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस को मालूम नहीं कि किस मेमोरी के कारण क्या हो रहा है, तो आप कैसे उसको बताओगे कि जो मेरी पॉवर्टी की मेमोरी है उसके लिए काम करो, जो मेरी रिलेशनशिप गड़बड़ कर रहा है वो वाली मेमोरी पे काम करो। मैं एक अपनी अंडरस्टैंडिंग खाली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको नहीं, जब हम जानते हैं उनको नहीं मालूम है, बस मेमोरी रिप्ले हो रही है, जब हम उससे बात करते हैं तो उन सारी मेमोरीज को लेकर अवमकुआ के सामने देते हैं कि इसमें से जो भी इनको परेशान कर रही है, जिसके कारण भी इनको ब्लॉकेजेस आ लाइफ में, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप आगे फॉरवर्ड करिए डिवाइन के पास। तो हम कैसे किसी एक चीज पे फोकस करके करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम किसी एक चैलेंज पे फोकस करते हैं ना, तो एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ हुनर हम उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। तो हम उससे डिटैच नहीं हो रहे और अटैच होते जा रहे हैं। जो हम रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगा। हम चाह रहे हैं कि वो हटे, लेकिन वो कह रहा है आप तो हमें अपनी फोकस हमारे ओर लगाए हुए, आप एनर्जाइज कर रहे हो, तो वो और वैसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए ये पूरा रेडिकल है, ये प्रोसेस पूरा रेडिकल है। ये एक किसी एक स्ट्रीम के लिए, जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है, ये रेडिकल है। जैसे रेडिकल फॉरगिवनेस है, रेडिकल ये उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं कि ये नहीं कहना कि उस वक्त वहां जो हुआ था उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वाले में नहीं थी। नहीं, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेडिकल फॉरगिवनेस। आप पूरा लेके चलोगे, देखो सारे लाइफ की चीजें आराम से सॉर्ट आउट होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हम किसी भी हर किसी इंसान को, आप जिन्होंने भी होपोनोपोनो किया है या जो सिखाते हैं या जो हुना के बारे में जानते हैं, आप कभी भी उनसे पूछिएगा, हमारे सबकॉन्शियस को नहीं मालूम होता कि किस मेमोरी की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं हम कि नहीं, इस पे ही बात कर रहा हूं मैं, या मैं इसी के लिए खाली कह रहा हूं। तो सर के कहने का मतलब ये है दीदी कि हमें ओवरऑल ये चैंट करना है, और जो भी चैलेंजेस दिख रहे हैं बस आप उनको एड्रेस करो कि ये जो भी इश्यूज बाहर दिख रहे हैं मुझे, वो ऑटोमेटिकली सबको कवर कर लेगा। उन मेमोरीज पे मुझे काम करना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब हम ये चैंट करते हैं तो हम मेमोरी की एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें किसी भी एक सिंगल चीज को फोकस नहीं करना है, जो हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से अभी तक समझा है। एक डिवाइन एंजल का ये क्वेश्चन था कि क्या हम ये चैंट 108 टाइम्स कर सकते हैं? प्लीज बिल्कुल सर। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके बिलीफ में है कि कोई भी चीज जो ऐसे की जाती है तो वो वर्क करती है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बिलीफ हमारी लाइफ को शेप करता है। तो आपसे भी है, लेकिन अगर आप पुनः उस पे जाइएगा तो वो कहते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। मैं एक ही चीज उसमें बोलूंगा कि जैसे जो हुना में मैंने सीखा है, हुना कहता है इफ इट वर्क्स इट्स हुना। हाँ। अगर वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, पोनो का मतलब भी यही होता है। हाँ। कि पोनो इज टू बी फ्लेक्सिबल। हाँ। पोनो क्या है? पोनो का मतलब है कि आउटकम सही होना चाहिए, तरीका कुछ भी आप। राइट।
सिंपल। तो जो आपको लगे अच्छा, जैसे लगे आप वैसे करें। कनेक्टेड फील करते हैं आपके बिलीव्स में कि जो भी 108 बार किया गया वो सक्सेसफुल होता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल। चीजें अच्छी ऐड करता है, तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एक लेडी है जिनकी जो खुद भी अपने में डिवाइन एंजल है, बट उनके हर रिलेशनशिप में पेन है। मतलब तो उनका जो सवाल था कि क्या मैं एक एक रिलेशन को उठाऊं जी नहीं, या मैं ओवरऑल हर रिलेशनशिप को एक साथ लूं, सबको एक क्योंकि साथ। उसमें कुछ लव्ड वंस भी हैं और कुछ वो हैं जिनसे बहुत हर्ट्स अटैच्ड हैं। इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, फिर बात आएगी वही रेडिकल की, कि सबको लेके चलना है, किसी एक पे नहीं काम करना। और इसका बेसिक एक ही चीज बताया कि इनर फैमिली अगर अलाइनमेंट के बाहर है तो आपको आउटर फैमिली में भी वही सब दिखेगा। जगह तो आपको तो सबसे पहले अपने अंदर अलाइनमेंट करेक्ट कीजिए, उस पर काम करिए, ऑटोमेटिकली बाहर की सारी चीजें अलाइन हो जाएगी, सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। राइट। यहाँ सर के साथ एक चीज बताऊंगी, इनर फैमिली में अलाइनमेंट में जो चीजें अभी तक हमने सीखी, बट मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप ना, यूनिवर्स का 12 लॉज है, वो अगर हम जानते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं तो हम बहुत हद तक अलाइनमेंट में रहते हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होना है, अगर हम उसको अपने जीवन में जीते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, तो हम बहुत हद तक अलाइन रहते हैं। अगर हम अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करते हैं, अपने एंसेस्टर हीलिंग पे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें प्लस हम अलोहा स्पिरिट में रहते हैं और हम पोनो होने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम हमेशा अलाइनमेंट में रहेंगे। और मैं आज आपसे कहूंगी, सब। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ना, ये इनसे रिलेटेड सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस यूट्यूब चैनल पे। उसके लिंक्स आपको यहाँ शेयर कर दिए जाएंगे, आप वहां जाके डिटेल में इन चीजों को देखिए और समझिए, क्योंकि हमें ये अपनी हैबिट में डालना होगा। हम मैन मेड लॉज को बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, यार हम परेशानी में ना पड़े, इसलिए हम इनकम टैक्स टाइमली पे करते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमने रेड लाइट ऑन है और हमने अपनी स्कूटर आगे कर दी, तो मुझे पता है घर पहुंचने से पहले मुझे चालान का मैसेज आ जाएगा, और हम इसलिए फॉलो कर लेते हैं कि भैया मुझे परेशानी से बचना है। आपको नहीं लगता ये मैसेज तो तुरंत आ जाता है, आप 500 रुपए दे के छूट भी जाते हैं, आपकी पनिशमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जो यूनिवर्स का लॉ है ना, हम ना वो जानते नहीं है, तो हम उसे फॉलो नहीं करते, और वो भी वैसे ही उनका कैमरा भी 24/7, उनका सीसीटीवी चालू रहता है। फर्क बस इतना है कि वो तुरंत हमें मैसेज नहीं देते कि तुमने ये गलत करा, लेकिन लॉन्ग रन में तो लेकिन लॉन्ग रन में हमें उस अपनी गलती को पे करना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने 12 लॉज को अपनी बिलीफ सिस्टम बना लिया, और आपने 7 प्रिंसिपल्स को बिलीफ सिस्टम बना लिया, सिस्टम बना, तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में जाना शुरू कर देंगे। अलोहा स्पिरिट में रहेंगे, पोनो रहेंगे। हुना में क्या कहते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू बी पोनो, पोनो विथ योरसेल्फ, देन यू हैव टू बी पोनो पोनो, पोनो विथ योरसेल्फ एंड पोनो विथ अदर्स। अगर नहीं होते हैं, देन यू हैव टू डू होओपोनो। पहले अपने आप में करेक्शन करो, देन यू हैव टू डू होओपोनो पोनो, फिर अपने आप में और अदर्स के साथ। पोनो का मतलब राइट, तो सबसे पहले हमें खुद के साथ सही होना है, फिर हमें अदर्स के साथ सही, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या एक एंजल का, कि जैसा सर हमेशा बोलते हैं कि अपने अंदर जाओ, तो प्लीज सर अंदर जाने की टेक्निक बताएं। बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, आपको बहुत कहीं भी शांति, जैसे जहां आप रिलैक्स कर रिलैक्स सकते, कर सके, शांत हो, हाँ। कोई भी पोस्चर जिसमें कि आपकी बॉडी की कोई भी मसल टेंस नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड है, वहां बैठिए। सबसे पहले अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, या तो आप हाफ ब्रीदिंग कीजिए, या आप जो हम लोग फोर कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स करते हैं ब्रीदिंग, वो कर सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते आप जैसे अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करेंगे, तभी आप सारे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। और जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे अपने थॉट्स के, तो धीरे धीरे सारी चीजें अलाइन करेंगे, क्योंकि तब वहां आप सबकॉन्शियस से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि अब मुझे इन चीजों से निजात चाहिए, अब इन चीजों को मैं नहीं चाहता हूँ। वो कनेक्शन बनेगा। जब आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर जाओगे, तो ही वो अमोकुआ से और डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्शन हो जाएगा, ये सीधे अलाइनमेंट हो जाता है। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कुछ भी, बस लेकिन आपको बैठना है अपने साथ और एकदम रिलैक्स्ड होकर के बैठना है, अपने ब्रेथ पे वर्क करना है, देन आप ऑटोमेटिकली अंदर जाओगे। हम बाहर दिन भर घूमते हैं, फिजिकली हम घर आते हैं, लेकिन मेंटली स्पिरिचुअली नहीं आते, वो कहीं ना कहीं बाहर भटक रहा है, तो उसको वापस लाना है घर। सबको घर वापस आना है, तभी जाके सारी चीजें करेक्ट होंगी। अच्छा,
एक डिवाइन एंजल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि मैंने वो ओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट किया। कुछ चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में, शुरू के कुछ हफ्तों में तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। लेकिन अब सारी चीजें जैसे लग रही है ना कि बढ़ रही हैं, हर एरियाज में मेरे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है एंजल, क्योंकि मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। समझिए कि एक बॉक्स है जिसमें आपने सारे पॉइजनस स्नेक्स को भर के रखा था अभी तक, और वो इतना इंटैंगल्ड है, इतना ज्यादा टाइट है कि उसमें एक पिन नहीं चुभाया जा सकता। ठीक। अब जब आप उसमें एक पिन डाल रहे हैं कि नहीं मुझे तुम्हें हिलाना है, मुझे तुम्हें खाली करनी है, क्योंकि वो बॉक्स अब मुझे बहुत ज्यादा जहर अपने बॉडी में फील हो रहा है, तो जब आप वो हिलाएंगे ना, तो जब वो पॉइजनस स्नेक उस बॉक्स को भी छोड़ेंगे ना, तो पॉइजन छोड़ते हुए ही जाएंगे आपकी बॉडी में। तो ये चीज हमें समझना है कि जब भी हम ये चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ समय के बाद आउटर वर्ल्ड में भी चीजें आपको दिखेंगी कि सब चीजें बढ़ रही हैं, आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो आपको ये समझना, और बहुत लोगों को फिजिकल इश्यूज आते हैं, कभी हेडेक होता है, कभी बॉडी में पेन हो रहा है, तो इस चीजों से ये फीवर भी समझना सब है। कुछ होता है। हाँ, तो इन चैलेंजेस को समझना है कि जब भी ये रिलीज होता है तो हमारे में कोई ना कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, बट हो सकता है कि हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स दे करके वो रिलीज करें। दूसरी चीज, जैसा सर ने अपने सेकंड वीडियो में बताया था, कि जब आप कहते हो कि मुझे इन में मतलब मेरी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उससे रिलेटेड मेमोरीज पे मुझे काम करना है और मैं इसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना चाहती हूँ, तो आपका कोर मैसेज क्या होता है कि आई वांट हैप्पीनेस। तो जब आप ये बोलते हो तो आपकी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए आप ये जब चैंट करते हो तो वो सरफेस करते हैं कुछ मेमोरीज को। क्योंकि 5 to 7 years का बच्चा है ना, वो और भी मेमोरीज उससे लगे हुए और मेमोरीज को भी सरफेस करता है। तो आप ओवरवेल्म होने लगते हो और आपको लगता है कि मैं हैप्पीनेस मांग रही थी, मैंने तो अच्छी चीजों के लिए करना शुरू किया, ये फिर नेगेटिव चीजें वापस से क्यों आने लगी? वो आ नहीं रही है, वो रिलीज होने के लिए सरफेस हो रही है। तो आपको बस समझना है कि आपको उस समय अगर रेजिस्टेंस आ रहा है और आप करना चाह रहे हो, ये 4 फ्रेजेस बोल रहे हो, नहीं बोल पा रहे, तो सर ने बहुत अच्छा कहा है, छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने को रिलैक्स कर दीजिए, उस इमोशन को सरफेस होकर निकल जाने दीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, कभी कभी बहुत तेज नींद आती है, तो आप उस समय सोचते नहीं ये काम करके सोएंगे, आप उसी समय सो जाइए। 10 मिनट का 10 मिनट का एक नैप ले Relaxation. सकते हैं, और आप देखिएगा जब आप उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश होंगे। True, really, राइट, और वो रिलीज हो जाता है। तो जब भी आप इस चीज को कर रहे हैं ना, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहेंगे। राइट। ब्यूटीफुल, बहुत छोटा। तो हो पुनो पुनो जो है, इट्स क्लेमिंग योरसेल्फ, कनेक्टिंग टू द सोर्स, कमिंग बैक, ये है। हम वहां किसी को करेक्ट नहीं करने गए, हम जी। सिर्फ अपनी मेमोरीज काम करना, जो भी मेरे अंदर चल रही है उस पर काम करना है बस। दीदी मुझसे एग्री करेंगे कि ये जो विजडम है, जब हम लोगों ने सर से सीखा, तो सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी कि अपने पे काम करना है, जी। कहीं बाहर कंट्रोल में किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी को करेक्ट नहीं करना, क्योंकि आधी जिंदगी बीत गई बाहर करेक्शन करने में, और कुछ अब हो करेक्शन भी हुआ पाए। नहीं। सिर्फ अपने पे काम करना। तो इसकी ब्यूटी यही है। आप सभी ऑडियंस से यही कहूंगी कि कभी भी कुछ भी लाइफ में चैलेंज हो, आउटर वर्ल्ड में हमें कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर जाना है। और आज सर ने फिर से बता दिया कि हमें अपने अंदर जाना कैसे है, क्या टेक्निक है। तो अगर हम ये ना एक दिन में नहीं होगा, बट दीदी बहुत अच्छा बोलते लेकिन एक एक दिन दिन जरूर जरूर होगा। होगा, कि रोज थोड़ी थोड़ी देर अपने साथ बैठना शुरू करिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन मी, मेरे अंदर क्या चल रहा है, और बॉडी को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करिए। मैं कहती हूँ ना, हमारी बॉडी कभी भी कंप्लीट रिलैक्स नहीं होती, और यही रीजन है कि एन नंबर ऑफ इमोशंस हम लोगों ने आज भी सप्रेस करके रखा हुआ है। अब देखिए कितना सुंदर है, हम लोग किसी को देखते हैं, बोलते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, लेकिन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कभी देखते हैं? तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि जब हम रिलैक्स नहीं करते हैं और चाहते हैं कि चीजों को हम क्लीन करें, ट्रांसम्यूट करें, लेकिन आप बॉडी के द्वारा उसे क्या मैसेज दे रहे हो, टेंस करके कि नहीं इसको नहीं निकलना है, ये रहेगा वहीं पे, रहने दो उसको, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं शील्ड का काम कर रहा है, जबकि वो शील्ड नहीं है। फिर भी आप अपने आप को सोचते हो कि हम प्रोटेक्टेड हैं, वो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, नुकसान कर रहा है। उसको रिलीज कर दीजिए, फिर देखिए सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझसे गलती से, मतलब नोइंगली और अननोइंगली किसी को अगर हर्ट हो गया है,
तो उनसे हमें माफी कैसी मांगनी चाहिए? देखिए, ये तो रेसिप्रोसिटी होता है कि आप फॉरगिवनेस देंगे और फॉरगिवनेस मांगेंगे दोनों, और वो होता है। इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि कई लोग कोशिश करते हैं कि जाके उनके मुंह पे कहने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस एनर्जी में है, वो क्या इसका इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, क्या जज करेंगे वो। तो आप अपने साथ बैठिए, क्योंकि अगर आपने किसी को हर्ट किया है जाने अनजाने, और ये हर्ट आपके अंदर महसूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है। आप वहां करेक्ट करोगे, वो सामने भी ट्रांसमिट हो जाएगा, वहां भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने साथ बैठे उस इवेंट को याद कर सकते हो, और तब आप बोल सकते हो कि आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू। आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। हाँ, तो ये रेसिप्रोकेशन है। आप एक दूसरे के साथ करो, अपने साथ बैठे हो हो जाता है। उसके लिए आप, उनके मन भी कोई हर्ट नहीं रहेगा आपके मन में, और आपके मन से भी ये चीजें निकल जाएंगी कि हाँ, आपसे कहीं गलत हुआ है, लेकिन आपने उसके लिए माना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझसे गलत हुआ, और दोबारा ये नहीं होगा, दोबारा आप वो करोगे नहीं। अगर आप करते हो तो वो इंटेंशनल हो जाता है, फिर वो इनो है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो करने के लिए। तो इसका मतलब कि आपको करना कुछ नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे वर्ड्स में पावर है उससे ज्यादा एनर्जी हमारे थॉट्स में है। तो अगर आपका सबसे बड़ी थॉट्स। चीज क्या है कि आपके इंटेंशन में, मतलब आपकी ये भावना आई भी कि मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, मैंने उनको हर्ट पहला किया है, रिलीज वही हुआ। तो पहला रिलीज तो वही हो गया कि आपको वो एहसास हो गया कि आपसे कुछ गलत हुआ है। राइट? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है कि आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। ये आप अपने मन में बोलिए, और वो रिश्ता ऑटोमेटिकली आप कुछ समय के बाद देखेंगे बहुत अपने आप सही हो रहा है। राइट? ये बहुत पावरफुल चीज है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर हम लैंड अप करते हैं ना, तो यहाँ यहाँ सिर्फ हम नहीं है, यहाँ मी एंड माई एंसेस्टर्स हैं। ये उनके द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, वो जिनको हर्ट हुआ है हमसे, वो और उनके एंसेस्टर्स के द्वारा ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जिसमें हम दोनों सामने आए। तो हमको रेडिकल फॉरगिवनेस करनी है कि मी एंड माई एंसेस्टर्स, यू एंड योर एंसेस्टर्स, पूरा फॉरगिवनेस होता है, तो वो चीजें करेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि कुछ सारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ जो हमारे एंसेस्टर्स से अधूरी रह गई, अब वो तो आके उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना है। तो हो सकता है कि जो सामने वाले जिसको मैंने हर्ट किया, कहीं ना कहीं मेरे लिए फॉरगिवनेस मांगना उनके लिए, उनसे या उनके एंसेस्टर्स से मेरे एंसेस्टर्स का बचा रहा हो, तो मैंने इसी तरह से, इसी वे में उनसे फॉरगिवनेस मांगा, उनसे उनके एंसेस्टर्स से ये काम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सर की सुनाई हुई एक स्टोरी शेयर करते हैं। मान लीजिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, वहां पे गड्ढा है, गड्ढे में आपने देखा एक इंसान गिरा हुआ है। आप जाते हो और वो आवाज दे रहा है कि प्लीज हेल्प मी। आप जाते हो, उस इंसान को निकाल के बाहर आगे बढ़ जाते हो। फिर थोड़ी देर में कोई दूसरा इंसान गिर जाता है, फिर कोई आता है, उसे निकाल के चला जाता है। आप या हम होंगे तो हम भी यही करेंगे कि जो गिर गया है उसको निकालेंगे, कि और हमें लगेगा हमने अपना बेस्ट कर दिया, क्योंकि गड्ढे में गिरा था, हमने उसे निकाल दिया। लेकिन आज आपको बताती हूँ, हमारे एंसेस्टर्स पता है क्या चाहते थे? कि वो गड्ढे को कोई पार्ट देता कि आने वाला कोई और उसमें ना गिरे। तो कहीं ना आज, कहीं उनसे वो खुदा छोड़ गए उसको, ओ, तो उस वर्क को कंप्लीट बहुत करने के लिए हम सुंदर। सामने आए। हाँ, लेकिन हमने ये क्या सोचा कि भाई ठीक है, गड्ढा है, कोई गिरा है, उसको हम्म। निकाल दिए, बात मेरी खत्म हुई। नहीं, मुझे ये देखना है कि अब उसमें कोई ना गिरे, और ना गिरे और उसको। हमारे सामने पड़ा, अगर हम्म। हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप सोचिए ना, जिस विजडम की बात हम लोग बात कर रहे हैं आज, अगर हम उन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन ही जो गड्ढा देखता, पर्सन को निकालने के बाद उसको भरता कि अगर ये मेरे सामने पड़ा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भरना। हमारे एंसेस्टर्स ने हमको वहां पर राइट? रखा, उस हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस, कि इसको कि हमें इसको पढ़ना है। इसको आपको कंप्लीट करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने इगोइस्टिक माइंड से, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हैं भाई आदमी निकालना इंपॉर्टेंट है, गड्ढा पाटना नहीं। वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो चीज है वो हमारा काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है कि नहीं, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, कि इस काम को हम कंप्लीट करें। और अगर मैं कहूँ, आज के सेशन को एंड करेंगे एक कंक्लूजन के साथ, कि इस वीडियो के देखने के बाद से आपको प्रैक्टिस क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, रिलैक्स करने के लिए बॉडी को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं होगा, हम कोई भी इमोशन को प्रोसेस करके रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों को करना है नेक्स्ट वीडियो आने तक, कि कंप्लीट रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी के कंप्लीट रिलैक्सेशन पे काम करना है। और दूसरा, हम लोगों को ब्रेथ वर्क करना है। और तीसरा मैं कहूंगी, अपने साथ बैठना शुरू करना है और थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। अगले वीडियो में फिर हम लोग आपके साथ कुछ नए सवालों के साथ जरूर मिलेंगे। और ओवर टू यू दीदी, बहुत अगर आप कुछ बहुत ऐड करना सुंदर। चाहो तो।
ऐसा लगता है सब कुछ कितना ही आसान है, और कहाँ हम सारी जिंदगी मुश्किलों के पीछे भागते रहते हैं। जस्ट लाइक अ हिरन, जैसे अभी भैया ने पूरा इनर अलाइनमेंट की बात बताई, तो यही समझ में आ रहा था कि हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, और वो मृग पूरे वन में उसको ढूंढते पूरी उम्र बिता देता है। तो सारा कुछ हमारे अंदर ही है, बस थोड़ा वक्त गुजारना है। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच दीदी, डॉक्टर थैंक यू हेमा, सो मच थैंक यू दीदी, सो लव मच यू, फॉर थैंक यू सच अ वेरी ब्यूटीफुल मच, डिवाइन सॉल्यूशंस। फॉलोज को। मिलते हैं राम जी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर सारे बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ। तब तक लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।